नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सैयद उमर फिरोज़ प्रोग्राम उम्मीद की किरण 14 अगस्त स्पेशल शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि आज 14 अगस्त का दिन है, यानी कि आज वो दिन है जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा और इल्लामा इकबाल के इस ख्वाब को ताबीर दिलवाई हम सब के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। नाज़रीन, मुसलमानों के साथ बढ़ते हुए जुल्म और नाइंसाफ़ियों को देखते हुए कायद आज़म ने एक अलग मुल्क का मुतालबा किया और उसकी बुनियाद रखी, और एक तवील जदोजहद के बाद और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी के बाद मुसलमानों को एक अलग मुल्क, आज़ाद मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। और उसकी आज़ादी की कदर इज़्ज़त हमें करनी चाहिए अपने दिलो जान के साथ। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और आपको अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और हम उनसे सवालात की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम सबीन मेमन। ये एक NGO चला रही हैं, ये बहुत अच्छे काम कर रही हैं और आजकल इनके काम और इनकी मेहनत जो है वो लोगों को नज़र आ रही है। और नाज़रीन, अब हम इनको जो है वो अपने प्रोग्राम में बाज़ाब्ता लेते हैं और इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैम, आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मेरी जश्न तरफ आज़ादी से और बहुत हमारे मुबारक। चैनल विनश HD की तरफ से। थैंक यू सो मैम, आप मच। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। मैम, आपकी NGO ज्वाइनिंग हैंड्स, आप थोड़ा इस बारे में बताएंगी कि ये क्या काम करती है और ये कब जो है आपने बनाई और इसके क्या फंक्शंस हैं? जी, जॉइनिंग हैंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद हमने रखी 2015 में ओके। और इसको रजिस्टर्ड कराया। फिर उसमें हमने अपने हम ख्याल लोगों की एक टीम बनाई ओके। और फलाही काम करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए मैदान में आ गए। तो ओके। बस ये है कि जॉइनिंग हैंड्स जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में लोगों की हेल्प कर रहा होता है। ओके। और लोगों की अवेयरनेस पे भी हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा। जहाँ पर हम देखते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, हम उस तरफ लोगों को अवेयर करने के लिए जा रहे होते हैं। साथ साथ हमारे मुख्तलिफ सेक्टर में काम चल रहे हैं, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, ह्यूमन राइट्स, लीगल एड, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं और हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आपको ये NGO ज्वाइनिंग हैंड्स, ये आपको बनाने का ख्याल कैसे आया, या आपको क्या चीज़ें नज़र आईं कि आपको एक ऐसी NGO या कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कि ज़रूरी है, या वो लोगों तक वो चीज़ें नहीं फराहम हो रही हैं? तो इस बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं। देखिए, इस फलाही इदारे को ओन करने का सबसे बड़ा मकसद तो था कि हम देख रहे थे कि अपने इर्द गिर्द लोगों को जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है जो फराहम नहीं हो रही गवर्नमेंट सतह पर, या बुनियादी ज़रूरतें हैं इंसान को जो भी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो NGO ऑन करने का ख्याल अपने घर से ही आता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन इंसान को तब मिलती है जब इंसान किसी की मदद करे। क्योंकि देखिए, हर इंसान के दुनिया में आने का मकसद है कि वो दूसरे इंसान के लिए इस दुनिया में आया है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे सकता। ठीक है, आपकी पैदाइश से लेके आपके मरने तक आप हमेशा दूसरे के मोहताज रहते हैं। तो हर इंसान एक दूसरे के साथ मिलके ही कुछ ना कुछ काम कर सकता है। अब गवर्नमेंट अपना काम सर अंजाम दे रही है, लेकिन हर चीज़ नहीं कर पा रही है, लोगों को नहीं दे पा रही है। फलाही इदारों के क़याम का जो अमल होता है, उसमें एक इलाकाई सतह पे लोगों को देखा जाता है, जांचा जाता है कि कहाँ पर तालीम की कमी है, कहाँ पे सेहत की सहूलियात से लोग महरूम हैं। तो फिर हम एक टीम बनाकर उसको अवेयर करने की तरफ चले जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उनको जाकर जहाँ पर उनको ज़रूरत है ये सहूलत फराहम करें। ठीक है, जिस तरह के आप मिसाल ले लें कि गवर्नमेंट के स्कूल है, क्यों हर इलाके में इतने सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जिनकी हाई फाई फीस है, लेकिन लोग, आप खुद अपने घरों में देखें, अपनी फैमिलीज में देखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीसें देकर हम हमारे बच्चे को वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो तालीम की सहूलियत मैसर हैं जो कि गवर्नमेंट इदारे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पार्टी लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें जो भी पार्टी होती है वो अपने जो भी उनके हामी होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है। तो एक गरीब तबके का या एक ज़रूरतमंद इंसान
वो वहीं का वहीं खड़ा होता है और उसको कोई भी मतलब उसका आप ये कहना चाह रही हैं कि एक गरीब तबका जो लो क्लास जो होती लो है क्लास वहां होती है, तक हाँ, गवर्नमेंट की जो है फैसिलिटीज या नहीं उनकी जो पहुंच बेसिक पाती हैं, नीड्स है वो नहीं बिल्कुल पहुंच वो पा रही नहीं हैं, पूरी हो पा रही होती है। और उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो ये है वो, एनजीओज हाँ, और आप एनजीओज जैसे होती लोग हैं, जो है वो बिल्कुल, मेहनत कर रहे हैं हाँ। और वो सामने आ रहे हैं। और जो हमारे इदारे का जहाँ तक ऑन होने का सवाल है, तो ये बिल्कुल हमारे अपने, क्योंकि हम खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ ठीक रखते है हैं, जी, तो ठीक। हमने हमारे घरों में देखा है कि लोग जो है वो मदद कर रहे हैं और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि भाई लोगों की सपोर्ट के लिए काम करना चाहिए और निकलना चाहिए बाहर। मैम जब आपने शुरू किया तो अब डेफिनेटली आप अकेले होंगी, बिल्कुल तो मैं ये अकेली थी, सिलसिला ये कड़ी हाँ। कैसे बनी? कड़ी सर ऐसे बनी कि हमने तमाम अपने हम ख्याल लोगों को जो भी हमारे सर्कल में थे जी जी, उनको अपना मोटिव बताया। ठीक है। उन्होंने हमें कहा कि वाकई ये बहुत अच्छा काम है, तो फिर वो हमारे साथ हाथ मिलाकर हम एक कारवां बनता गया और ठीक लोग है। निकलते गए इस कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, तो शुरू में जब आपने इसको शुरू किया तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत पड़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें, एक सेटअप है, किसी बिल्कुल। एनजीओ को चलाना कोई आसान बात तो आसान नहीं बात है, उसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर आखिरी अमल तक बहुत सारे उसके लिए फाइनेंस चाहिए होता है, चीज़ें चाहिए बिल्कुल होती ऐसा ही हैं। है। तो उसके लिए आपने चीज़ों को कैसे जो था वो सेट किया, या आपने उसको जो था वो चीज़ें कैसे आपने फाइनेंस के अपने मामला को देखा? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान, चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और एक मुस्लिम मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी मुसलमान हैं, और बहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जो पॉकेट मनी है उससे जो है ज़कात, खैरात, सदका ये निकालें, और एक हमारा दीन हमें इस चीज़ के लिए वो करता है कि आप लोगों की मदद करें। तो मतलब इसीलिए हम लोग जब हमने अपने हम ख़याल लोगों की टीम बनाई, तो हमने तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो भी इनकम है उससे एक रकम मुख्तस की और लोगों के लिए जो है फलाह के लिए उसको एक कर दिया कि रजिस्ट्रेशन से लेके जो भी इस इदारे के ऑफिस के खराज आते हैं, तो मतलब तमाम टीम ही उसमें कंट्रीब्यूशन कर रही होती है और अपना जो है हिस्सा डाल रही होती है। इसी तरह फिर हमने मुखैर हजरात की तरफ जाना शुरू किया, हमने उनसे अपील करना शुरू की, लोगों के मामलात, मसले मसाइल बताए। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जो आगे आए और उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा सपोर्ट किया। तो मैम आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया तो आपका बेसिक जो था, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था, जो आपने पहला काम शुरू किया हेल्प करना, वो क्या था? सबसे पहले हम लोगों ने पानी के ऊपर काम किया था। सबसे पहले हमने पानी के ऊपर काम किया था। हमने अपने इलाके में पानी की सबीलें लगाईं और उसके बाद हमने एजुकेशन की तरफ जो है वो प्रायोरिटी दी उसको, कि बच्चों के जो कोर्सेज़ हैं, जाहिर सी बात है, आप देखें एक ख़ानदान में 4-4, 5-5 बच्चे हैं और उनकी फ़ीस से लेके उनके कोर्सेज़, उनके अखराजात तमाम तर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो हमने उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए उनको तालीम के मैदान में, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनको कोर्सेज़ की मद में सपोर्ट करना शुरू किया। इस तरह से हमने मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप लगाना शुरू किए। एक्चुअली मैं इसी तरफ आ रहा था, हम थोड़ा इसको जो है वो सेक्शन वाइज लेके चलते हैं, ठीक है ना? तो मैं, क्योंकि आपको पता है कि इस शहर का या इस वक्त सिंध का सबसे बड़ा जो इशू है वो हेल्थ का ही है। बिल्कुल। और जो हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत है उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ होंगी और हम सभी वाकिफ हैं, क्योंकि हम तो बड़े शहर में रहते हैं या हम चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक भी चले जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में भी चले जाते हैं। मगर एक ऐसा आदमी जो कि बेरोज़गार है, या आजकल आपको पता है कि कोविड की वजह से हर चीज़ें बंद हुई हुई हैं, जो दिहाड़ी पेशा अफराद हैं उनका कोई काम नहीं है, तो उनके लिए एक छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी मायने रखती है, बहुत बड़ी बीमारी से कम नहीं है। और दवाइयाँ, ये तमाम चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि वो लोग जो कि सरकारी अस्पतालों में उनसे कोई उनको कोई हाल पूछने वाला नहीं है, या उन्हें अगर कोई डॉक्टर देख लेता है और मेडिसिन नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर रही हैं या आपका इदारा क्या कर रहा है? जी,
देखिए हम लोग वक्तन फ़वक्तन फ्री मेडिकल कैंप भी लगाते रहते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे नामी गिरामी डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर जी रहे जी जी होते हैं। बिल्कुल, मैंने ठीक है, देखा था बिल्कुल हाँ आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा हमने अपने ऑफिस में इस तरह का एक फॉर्म रखा हुआ है ठीक है। कि जो भी ऐसे लोग हमें पता चलता है कि जिनको नीड है, जिनको दवाइयों की नीड है या उनको किसी बड़े अस्पताल में नीड है ऑपरेशन वगैरह की या किसी भी इलाज की, तो हमने ये सहूलत रखी है कि वो हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारा एक फॉर्म फिल करते हैं, उसमें वो बता देते हैं कि उनको ये मसला है और हम उनकी तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन, जो उनकी डॉक्टर के डिटेल हैं, जो उनकी दवाइयों की डिटेल है, तो वो लेके जो भी हमसे हो सकता है पॉसिबिलिटी, हम वहाँ जाके उस इदारे में भी बात करते हैं और जो हमसे हेल्प हो सकती है हम वो भी आप वो करते भी हैं। करती हैं। तो हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हमारा इतना है कि हम उनसे जाकर जब बात करते हैं तो वो पेशेंट के लिए जो है वो एक अपने वेलफेयर इदारे में से भी कुछ कर देते हैं या कुछ अपनी तरफ से वो डिस्काउंट भी अच्छा खासा कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि हमने एक फ्री कि आपकी इंटरफेरेंस से या आपकी अगर आपके थ्रू वो जा रहा है तो जा रहा एटलीस्ट है उसका तो इलाज हो जाता है, उसकी इलाज सुनवाई होता हो है। जाती जी है बिल्कुल उसकी। सुनवाई हो जाती है और ये कि उसको दवाइयों की मद में भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाता है। तो ये है कि जो सपोर्ट हमारा इदारा कर सकता है वो भी करता है, प्लस हम उस इदारे में जाके जहाँ पर भी जो भी हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पर बात करते हैं ताकि वो इलाज तो कम से कम बंदा करवा सके ना ठीक अपना, है, क्योंकि जब ठीक है। तक सेहत बरकरार नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। प्लस ये कि हम मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के मामलात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक मैं है। सॉरी इधर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये तो आपने बात की कराची की, ठीक जी। है। अब हम अगर थोड़ी बात कर लेते हैं सिंध की, क्योंकि आप बेहतर समझती हैं कि सिंध में जो मेडिकल के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं छुपे हैं। हुए नहीं। कराची में एक ऐसा बंदा वो तो आप तक रसाई कर लेता है, वो तो सही। आप तक पहुंच जाता है, मगर वो लोग जो किसी कोसों दूर किसी गांव में बैठे हुए हैं या वो लोग जिन्हें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, जिनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, ना उनके पास सही। मोबाइल फोन है, ना उनके पास इंटरनेट है, ना वो आप तक पहुंच सकते हैं, ना वो आपके ऐड देख सकते हैं, ना उनके पास व्हाट्सएप है, मैम उन लोगों के लिए आपका इदारा क्या करता है? उन लोगों के लिए हमारा इदारा इस तरह से काम कर रहा है कि हमने अपने कोऑर्डिनेटर्स बनाकर रखे हुए हैं। Okay. हमारे सिंध में भी हमारी एक कोऑर्डिनेटर हैं, मैडम शमा, कुलसुम शमा मैम हैं। आप इलाके के साथ बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उन्हें ये ज़्यादा पता चले कि ज्वाइनिंग हैंड्स उनके इलाके में भी काम कर रहा है और उनको किस तरह अगर मैम तक पहुंचना है या उनके इलाज से लेकर या और कोई उनकी मुश्किलात है, तकलीफ़ हैं, तो वो आपसे रब्ता कर सकें। जी, काफ़ी सारे वो हैं, इलाके हैं, जैसे कि बदीन हो गया, ठट्ठा हो गया, तो ठीक है। इस तरह के जो भी गांव हैं उनमें हमारी रसाई इस तरह से हो सकती है कि सबसे पहले तो हमने अपना नंबर, मैंने खुद पर्सनली अपना नंबर भी नेट पर डाला हुआ है। बहुत ठीक है, ज़बरदस्त मोबाइल गुड है। मेरे सामने और एनी टाइम हम उनको रिप्लाई कर रहे होते ठीक है, हैं। कोई मेरे कोई पेज आपसे पर बात करना चाहे तो डायरेक्ट बिल्कुल आपसे डायरेक्ट बताएं, कर क्योंकि लेते ये हैं और तो बहुत अच्छी सारे लोग facilities है। हमसे कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी जो इस गर्मियों में हमने तकरीबन 5 से 6 प्रोजेक्ट हमने किए हैं, जो मुख्तलिफ सिंध के इलाकों में ही हमने पानी के समर पंप भी लगवा दिए हैं, हैंड पंप भी लगवा दिए हैं और थरपारकट तक में हमारी वहाँ पर जो है वो समर तो मैम पंप वगैरह माशाल्लाह, लगे तो हैं। आपकी जो है वो एनजीओ तो माशाल्लाह काफ़ी काम कर रही है। अगर बिल्कुल। आप थर तक काम कर रही हैं तो ये कोई मजाक बात नहीं बिल्कुल है। हमारी जो है हमारे पेज पर, हमारी वेबसाइट पर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा मैम, मेरा सवाल ये है कि अभी हम थोड़ा हेल्थ पे रहते जी। हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि वो लोग जो गांव में बैठे हुए हैं या वो अस्पताल जाते हैं तो उनका इलाज नहीं हो सकता, इलाज हो जाता है तो उनको दवाई नहीं मिल सकती, सही। तो वो लोग भी आपके नंबर पे आपसे डायरेक्ट बात कर सकते बिल्कुल हैं डायरेक्ट बात करते हैं। और आप करते हैं लोग, और जी, आप करते जो हैं। है वो उनको फैसिलिटेट करती हैं। करते हैं और हमने हमारे ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है और हमारे पास एप्लीकेशन बाय पोस्ट भी आ रही होती हैं और हम उनको देखकर जहाँ जिसको ज़रूरत होती है हम खुद उनसे रब्ता करके वहाँ पर जो भी उनके लिए काम हो सकता है वो हम करवा मैंने देते हैं। कराची में बहुत सारी जगहों पे देखा कि आपके जो हैं वो मेडिकल कैंप होते हैं जी। और आप लोग जो हैं वो काफ़ी वहाँ पे टाइम देखते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर वहाँ पे आप लोग बुलवाते हैं, बैठते हैं। तो ये रिसेंटली सिंध के किस इलाके में या कहाँ तक अभी आपने जो है वो मेडिकल कैंप लगाया है?
सिंध में हम लोगों ने लगाया था, ठट्ठा में मेडिकल कैंप हमारा लग चुका है। ओके। और इसके अलावा थर पार्कर में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर भी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल, काम होता है, बिल्कुल। तो हम वहाँ पर जो है डॉक्टर्स की टीम वगैरह भी भेज देते हैं, तो ठीक वो है। जाकर पर्सनली देखिए, हम ज़्यादातर मैंने आपसे कहा ना कि एक तो हमारा नंबर है, लोग हमसे खुद ही रब्ता खुद ही कर रहे रब्ता होते करते हैं, हैं। बिल्कुल। अगर हम वहाँ नहीं भी जाते हैं ना, तो जी, जी। वहाँ पर जिन लोगों से हमारा रब्ता हो रहा होता है, हम हमारे कोऑर्डिनेटर के ज़रिए वहाँ तक उनकी वहाँ तक रसाई करवा उनके देते से हैं। आप उन्हें वहाँ जी, तक आपके बंदे फैसिलिटेट कर पहुँच देते जाते हैं। जी। हैं। चलें, ज़बरदस्त है। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये तो है रोज़ की जो बीमारियां होती हैं, जो नॉर्मल जो जी। बीमारियां चल रही होती हैं। अब हम इंटीरियर में या कराची में ही या किसी में भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके कुछ ऑपरेशन होने हैं या कोई बड़ी बीमारी है जी। और वो वहाँ तक जो है नहीं कर सकते। तो मैम, इस सवाल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं और मैम से इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और चलते हैं अपने प्रोग्राम की जाने। तो मैम, मेरा आपसे सवाल ये था कि ऐसे लोग जो उनका कोई बड़ी बीमारी है या उनका कोई ऑपरेशन है और वो सरकारी अस्पताल में नहीं होता है या उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो लोग आपसे किस तरह रब्ता करें, या आप उन लोगों की आपकी एनजीओ मदद करती है उनके ऑपरेशंस के लिए या किसी बड़ी बीमारी के लिए? क्योंकि आपको पता है कि सरकारी अस्पताल में किसी भी बड़ी बीमारी या ऑपरेशन के लिए टाइम लेना या वहाँ पर गरीब की सुनवाई होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, हम हमारे कॉन्टेक्ट्स में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे मैंने आपको बताया ना कि बड़े हॉस्पिटल्स हैं कि जिनके अंदर हमारी इतनी पीआर है कि हम वहाँ पर एक फ़ोन कॉल कर दें या हम अगर हमारी टीम से किसी को भेज दें तो वहाँ जाकर बात करते हैं और उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट जो है वो हो जाता है और उनकी बिल्कुल उनको टाइम मिल जाता है कि वो किसी बड़े डॉक्टर से जाके अपना इलाज करा सकें या किसी ऑपरेशन वगैरह में उनको हेल्प मिल जाए। अच्छा मैम, ये तो आपने बात की कि उन्हें डिस्काउंट मिल जाता है। जी। और मैम, कुछ ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि हमें और आपको अपनी डेली लाइफ में नजर आ रहे होते होंगे कि उन बेचारों के पास एक गोली खरीदने के भी पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो कि उनके साथ किसी ऑपरेशन की बात करना तो ऐसे है कि किसी गरीब का मजाक उड़ाना। नहीं तो मैम, उन लोगों के लिए उनके क्या आप लिए फुल फाइनेंस करते हैं उनको? बिल्कुल फुल फाइनेंस हम करते हैं और उनको जहाँ तक हो सकता है हम उनकी हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी जो हमारे कराची में भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हम अपने कॉन्टेक्ट के ज़रिए उनको भेज देते हैं और उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड है मैम। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो हमने बात कर ली जो रेगुलर चीज़ें चल रही हैं, जी। कोई अलग से हेल्थ के मुतालिक कोई ऐसा काम है या ऐसी एक्टिविटी है जो आप कर रही हो और जिससे हम जो यहाँ के रहने वाले सिंध के लोग उनको कोई फ़ायदा हासिल हो, या उनके लिए कुछ एडिशनल चीज़ आप क्या कर रही हैं हेल्थ में? एडिशनल चीज़ मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ के इशू हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते बहुत जा ज़्यादा रहे बढ़ रहे हैं, हैं, बिल्कुल। स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ जो बढ़ती हुई महंगाई की शरह है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में आपस में झगड़े हैं, बेरोजगारी है, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग हर वक्त टेंशन का शिकार रहते हैं कि किस तरह से हम अपना गुजारा पूरा करें, किस तरह से हम अपनी सारी चीज़ों को पूरा करें। तो इस सिलसिले में जो मेंटल हेल्थ के कुछ ऐसे सेशन वगैरह हम करते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को कंसल्टेंसी फराहम की जाती है और उनको जो है वो काफ़ी सारा जो टेंशन उनका होता है जिसमें उनको बड़ी हेल्प मिलती है, उनके मसले मसाइल भी सुने जाते हैं और उनको अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो है वो हेल्प मिल जाती है। क्योंकि देखें, जब तक आपके पास किसी भी मसले का सोल्यूशन नहीं है तब तक आप टेंशन में ही रहेंगे। मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेंटल हेल्थ की आपने बात की तो आपको पता है कि ये आफ्टर कोविड-19 ये मेंटल हेल्थ और इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा सामने आने लग गए। बहुत ज़्यादा सामने आने लगे नाज़रीन, हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोविड, ये कोरोना एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस और SOPs को जो है फॉलो करें और मास्क ज़रूर लगाएं। और मैं और हमारी गेस्ट जो और हमारे कैमरामैन साहब जो आपके सामने बैठे हुए हैं,
तो हम एक डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, मगर हम यहाँ से निकल कर मास्क ज़रूर लगाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप गवर्नमेंट की एसओपीज़ को जो है वो अपना ज़रूर उसको आप जो है फॉलो करें और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। सॉरी मैम, तो हम इसको दोबारा करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, कोविड की वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर भी हुए हैं और परेशान भी हुए हैं, इस वजह से कि लॉकडाउन लगने लगा है और काफ़ी सारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो गए, उनके घरों का चूल्हा जलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से भी स्ट्रेस है और काफ़ी सारे लोग इस बीमारी को बहुत ज़्यादा ही ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बेशक देखें, कोई भी बीमारी है वो ख़तरनाक ज़रूर है, अगर उसमें एहतियात ना की गई, अगर उसको जो है तरीके से जो भी उसके जो एहतियात है उसको अगर लेके ना चला गया तो जाहिर सी बात है कोई भी बीमारी आपको अफेक्ट करेगी। क्योंकि देखिए, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसको अगर हम देखें तो ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें मेन वजूहत ये है कि लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। फिर लोगों के जब बेरोजगारी होती है और जब एक गरीब आदमी अपने घर में पैसे लेके नहीं जाता तो फिर वो घर में फड्डे फसाद शुरू होते हैं, फिर वो फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो ये चीजें जो है अब बहुत स्पीड में नजर आ रही है। हाँ, सबसे पहली चीज़ बेरोज़गारी और दूसरी चीज़ महंगाई। इसमें हर गरीब जो है वो इस चक्की में पिसता चला जा रहा है और जो है वो मेंटली स्ट्रेस की वजह से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। अक्सर आपने न्यूज़ देखी होंगी, पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, रोज़मर्रा का मामूल बन गया है या तो किसी ने सुसाइड अटैम्प्ट की या किसी ने अपने बच्चों को मार दिया। खुदा न खास्ता इस तरह के बुरे हालात होते जा रहे हैं कि अल्लाह पाक ही सबको महफूज रखे इस बला से भी, इस वबा से भी। और लोगों को सबसे ख़ास चीज़ है जो एहतियात है वो अपनानी चाहिए। कोई भी बीमारी तब तक ख़तरनाक होती है जब तक हम उसमें अपनी केयर ना करें, अपनी फैमिली की केयर ना करें। केयर सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप एहतियात करेंगे आप बड़े से बड़ी बीमारी से लड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हिम्मत ना हारें, आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली फिट रखने के लिए अपने आप को सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी, उसकी तरफ लेकर जाएं। अगर हम ये सोचेंगे कि यार कोरोना है, इतना फैलता जा रहा है, इतने लोग मरते जा रहे हैं, तो हम खुदा ना खास्ता हमें लग गया या कुछ हो गया या फलां को लग गया था, उसकी डेथ हो गई, तो कभी भी हम इस चीज़ से नहीं निकल सकेंगे। सबसे बड़ी चीज़ परवरदिगार ने हमें ये कि एक जहन जब दिया है ना, तो आप उस जहन को पॉजिटिव चलाएंगे। हाँ, तो उस जहन को अगर पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो आप हर चीज़ से निकल सकते हैं, हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर देखें कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकती। बिल्कुल सही है मैम। क्योंकि आप इससे रिलेटेड हैं तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा और हमारी आवाम भी जानना चाहेगी कि जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो इसमें ज़्यादातर जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, या आपको जो आपने देखा है, केसेस देखे, उसमें आप क्या कहती हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और आप जो हैं ये आपकी एनजीओ काफ़ी इन सिलसिलों में लगी रहती है, तो आप बताएंगी कि कौन सी एज ग्रुप है जो ज़्यादा आपको नज़र आ रही है इसमें? हमारी यूथ मुतासर हो रही है। ओके। पहले तो ये था कि जो ओल्ड एज लोग थे वो ही परेशानियों में जकड़े रहते थे, लेकिन आजकल हमारी यूथ हर तरह से जो है वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार होती जा रही है। क्योंकि देखें, अब वही बात है कि कोविड की वजह से जो है अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन तालीम का मयार पहले से गिरता जा रहा है, बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको एक स्कूल का इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो स्कूल का एनवायरनमेंट छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तदरीसी अमल जो वो जाके एक स्कूल के अंदर बैठ के कर रहे होते हैं वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, चाहे वो स्टूडेंट पहली क्लास में हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो इसी तरह से जैसे ही बच्चे समझदार हो रहे हैं, टीन एज के बच्चे जो, वो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार करती जा रही हैं इनको। और प्लस हमारे माशरे में मंशियात का, सिगरेट नोशी का बढ़ता हुआ रुझान हमारी यूथ को बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी वजह उनका जो मेंटली स्ट्रेस की जो चीज़ें हैं वो सारी अफेक्ट कर रही हैं हमारी यूथ को। और मंशियात भी इसीलिए बढ़ती जा रही है हमारे इस मुल्क में और हमारे शहर में सबसे ज़्यादा। मैं तो देख रही हूँ कि हमारा कोई भी बच्चा, हमारे यूथ इससे निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा टेंशन्स हैं कि वो टेंशन फ्री होने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो है मंशियात जो है वो बढ़ रही है और गवर्नमेंट और चीज़ें काफ़ी इस पे काम हो रहा है, रोकथाम इसकी चल रही है। तो क्योंकि आप हमारे पास हैं तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी एनजीओ
ये मंशात की रोकथाम और इससे जो लोग कनेक्ट हो गए हैं बदकिस्मती से, उनके लिए क्या काम कर रही है? हमने गवर्नमेंट की सतह पर खतूत लिखे हैं और इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि हमारे शहर में जो मंशियात की बढ़ती हुई जो शरह है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है और उस पर काबू पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमने ख़ुद भी अपने अहले इलाका को इन्फॉर्म किया है और हमने अपने जो एरियाज़ के जो थाने हैं वहाँ पर भी इन चीज़ों को हाईलाइट किया है और बहुत सारे लोगों को हमने इस हवाले से अवेयर भी किया है कि देखें, काफ़ी सारे पेरेंट्स को भी हमने अवेयर किया है कि आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो हमने अपनी भरपूर कोशिश की है और हम इस चीज़ों में मज़ीद और आगे करना चाह रहे हैं कि हम अपने मुल्क को, अपने शहर को जो है मंशियात से पाक करें और हमारी यूथ को हम बचा सकें। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं और हम अपनी जो है वो तमाम तर एफर्ट्स इस तरह इन चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं ताकि हम हमारे बच्चों को बर्बाद होने से बचा सकें। इंशाल्लाह। मैम, आप ये बताएंगी कि आपने जब ये मंशियात के हवाले से जो लोगों से आपने लोगों को जो लेटर वगैरह लिखे सरकारी सतह पे, तो आपको उसका कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिला? देखिए, अभी तक इतना ज़्यादा मैं नहीं समझती हूँ कि इस पर काम हो रहा है। बाकी ये कि जो मुतल्लिका थानों में और हमने इस चीज़ों को हाईलाइट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमें सपोर्ट मिला और एक्टिव हो गए वहाँ के जो भी अफसरान हैं। अच्छा। वो एक्टिव हो गए, उन्होंने काफ़ी हद तक ऑपरेशंस किए और काफ़ी हद तक ऑपरेशंस हो रहे हैं और मज़ीद हम इन चीज़ों को और हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और हम तो चाह रहे हैं कि देखें, ये ड्रग माफिया इतना बड़ा माफिया है कि देखें, ये एक अकेले हम या हमारी NGO इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। ठीक है, चाहे अच्छी बात तो ये, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अच्छी बात तो ये है कि सरकारी सतह पे इस पे बहुत काम हो रहा है और आप जैसे जो NGO चलाने वाले हजरात हैं वो भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इस पे हम मुकम्मल काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। तो मैम, और फिर इस प्रोग्राम मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को और ज़्यादा वो किया जाए और ज़्यादा इस पे रफ्तार पकड़ी जाए, इसलिए कि मैं कह रही हूँ ना कि ये ड्रग माफिया इतना बड़ा माफिया है कि इस माफिया को शायद हम ख़त्म नहीं कर सकते या अभी तक हम इस माफिया को ख़त्म करने में नाकाम है, लेकिन हम इस तरह के इदारे खोल सकते हैं, हम इस तरह के हम अपने पेरेंट्स को गैदर करके उन चीज़ों से आगाह कर सकते हैं जो हमें तबाही की तरफ लेके जा रही हैं, बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह के काफ़ी सारे इदारे हमारे कराची में खुल चुके हैं, हम भी चाह रहे हैं कि हम इस तरह के किसी इदारे का इनिशिएट लें। तो इसीलिए बस हमें जो है मुखैर हजरात की मैं अपील करूंगी कि वो उनका सपोर्ट अगर हासिल हो तो फिर हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, वीनस HD चैनल दुनिया भर में देखा जा रहा है और आपकी आवाज़ भी इसके थ्रू बिल्कुल सारी दुनिया तक पहुंच चुकी है। मैं चाहूंगी कि इस तरह से जो है आपको अच्छा फीडबैक जरूर मिलेगा। बिल्कुल, इस हवाले से बेचने वाला तो बेचेगा, जब मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे तो किस तरह तो से ये माफिया, बिल्कुल ये माफिया किस तरह खत्म नहीं होगा। हम हमारे बच्चों को रोकेंगे, हम उन लोगों को रोकेंगे जो इस चीज से मुतासिर हैं, तो फिर जब ये सारी चीजें अपने एक ट्रैक पर आना शुरू हो जाएंगी तो फिर बेचने वाला क्या करेगा? क्योंकि मैम देखें, हमारा थोड़ा सा इशू ये है कि हम ये करते हैं कि हम हर जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पे, सरकार पे डाल देते हैं और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम गलत हैं। हाँ, क्योंकि हमें भी ये इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ ये है कि हम चीज़ों को ओन तो कर लेते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते। मैंने आपसे यही जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, हमें गवर्नमेंट के साथ कदम बढ़ाकर काम करना पड़ेगा, हम सबको निकलना पड़ेगा, हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो है वो किसी गवर्नमेंट का फायदा नहीं है, इसमें आपके बच्चे हैं, हमारे बहन भाई भी हैं, बिल्कुल हमारी अपनी यूथ का सवाल है। इफेक्ट जो होने वाले हैं वो हम में से ही है। बिल्कुल, इस पूरी पाकिस्तानी कौम का सवाल है, इफेक्ट नहीं होगा, इस पूरी पाकिस्तानी कौम का सवाल है कि हम इनको बचाएं, इनको निकालें। मसला है ये, किसी गवर्नमेंट का ये नहीं है। ये तो मैं क्योंकि समझता हूँ और मैं देख रहा हूँ इन चीजों को कि मैं कुछ टच में लोगों से होता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारी फील्ड ऐसी है तो हमें लोगों से मिलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इस जो है वो इस मामले पे
और नारकोटिक्स के हवाले से बड़ा काम कर रही है बिल्कुल और पॉजिटिव काम कर रही है। बिल्कुल और action अगर लेना चाहिए उसकी मुतल्लिका मदद के इदारों को। लिए आप जैसे लोगों की हमें एनजीओ आगे मिल आना जाए पड़ा तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। इंशाल्लाह एक दिन हम इसकी रोकथाम में कामयाब हो होंगे, जाएंगे जरूर इंशाल्लाह, होंगे, बिल्कुल। मैम अब थोड़ा सा आप चीज़ों को मंशियात से निकल कर बिल्कुल। थोड़ा आगे लेके जाते हैं, थोड़ी ओके। अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल दुनिया में एक टॉपिक बड़ा डिस्कस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का, एनवायरमेंटल चेंज का। जी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और दुनिया भर में इस पे बड़ा काम किया जा रहा है बिल्कुल और पॉजिटिव काम हो रहा है, और क्योंकि यह वक्त की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि हमने वो चीज़ें जो ज़रूरी थी वो नहीं की, जिसकी वजह से आपको पता है कि एनवायरनमेंट में इतना चेंज है और जिस क्लाइमेट तरह पूरा disturb है। क्लाइमेट बीमारियां जो बढ़ रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें हर कोई नहीं समझता, क्योंकि ये एक कुदरती अमल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जी तो उस पे जो है वो हमारी गवर्नमेंट तो काफ़ी काम कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एनजीओ भी इसके हवाले से कोई काम कर बिल्कुल, रही है? हम एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं और डे 1 से एनवायरनमेंट पे हम काम कर रहे Good, हैं। good, good. हमने इलाकाई सतहों पर सफाई मुहिम ऑन की। Good. इसके अलावा हमने जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में ट्री प्लांटेशन की कैंपेन की। Good. और मैम थोड़े से आप इलाकों की वजाहत करेंगी? हाँ, बिल्कुल मैं करूंगी। अगर आप हम तो चाहते हैं कि लोगों को पता ऑल चले। ओवर कराची में मुख्तलिफ जो पार्क्स थे जो बिल्कुल डैमेज बंजर हो गए थे, जहाँ पे वो नहीं कर रहे थे, हमने बाकायदा डायरेक्टर्स और डीएमसी को इन्वॉल्व कर हमने उन पार्क्स को भी ऑन किया। हमने लास्ट ईयर बख्तावर पार्क में भी ट्री प्लांटेशन की थी। इसके अलावा हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर सिंध साइड पर भी हम लोगों ने काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अपनी मैम यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट रुकूंगा जी क्योंकि हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है। तो नाज़रीन, बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी मैम के साथ, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी मैम, तो आप अपने जो मैंने आपसे सवाल किया था तो आप उसके बिल्कुल एनवायरनमेंट के हवाले से आपने मुझे कहा कि किस किस एरिया में हम कर रहे हैं, तो हम ऑल ओवर कराची में इसको कर रहे हैं, इवन के ऑल ओवर पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है वो सिंध में भी है, पंजाब में भी है और बलूचिस्तान में भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 75% पाकिस्तान को हमने कवर अप किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ट्री प्लांटेशन चल रही है। और वैसे ही आप देख रहे होंगे कि अगस्त का महीना है, आज़ादी का जश्न मनाना है, तो साथ साथ हम एनवायरनमेंट के चेंज को कवर करने के लिए ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं और बड़े ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। हमारी एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन थी 1 अगस्त को, जो कि कोविड की वजह से कैंसिल हो गई, तो हमने अपने अपने घरों में भी पौधे लगाए, प्लस हमारी अभी खलील शहीद पार्क में 14 अगस्त वाले दिन भी ट्री प्लांटेशन है, प्लस हम साथ में अपना जश्न आज़ादी को भी सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग भी हमें ज्वाइन करें। तो हमारी ट्री प्लांटेशन ज़ोरों शोर से चल रही है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि ये हमारे लिए सदका जारिया भी बने, और प्लस ये कि हमारे इन्वायरमेंट चेंज को भी कंट्रोल करें। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है जिसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा एनवायरनमेंट के सिलसिले में हम लोगों ने जो है वो काफ़ी सारे ऐसे सेशंस भी किए हैं जिसमें हम लोग बच्चों को, स्पेशली बच्चों को इस बात की तरगीब देते हैं और हम कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे क्यों लगाने चाहिए, पौधे के क्या फ़वाइद हैं, पौधे ना लगाने के और ट्रीज़ को काटने के क्या नुकसानात हैं, ये तमाम चीज़ें हम उनको समझा रहे होते हैं, उनको सेशंस भी दे रहे होते हैं। और जो वेस्टेज है, वेस्टेज को किस तरह से रिसाइकल करना है, उसके भी सेशंस हम कर रहे होते हैं कि हमें अपने प्लास्टिक को किस तरह से अलग करना है, हमें हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनके वेस्टेज को क्या करना है, उनसे हम बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं और वो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनको हेल्दी करती है। क्योंकि आज के दौर में हमारे बच्चों ने और लोगों ने सिर्फ दरख्त को कटते हुए ही देखा है। बिल्कुल ऐसा है। तो दरख्त लगाने वाली तो बात यहाँ पर है नहीं। देखें, दरख्त अगर कटते हैं ना, तो जितने दरख्त कटते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक तनावर दरख्त जब कट रहा है तो उसके बदले में तो हमें कई सारे पौधे लगाने चाहिए, ताकि क्योंकि उनकी ग्रोथ में भी तो वक्त लगता है ना, कब वो जाके तनावर दरख्त बनेंगे। दरख्त काटने वाले इस बात को नहीं समझते।
तो हमें लोगों को जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे, हम इस चीज़ की रोकथाम नहीं करेंगे और हम हमारे पौधे लगाने की कैंपेन को ऑन नहीं करेंगे, तब तक तो फिर हमारे लिए जो है ना एनवायरनमेंट को अपने उस पे लाना तो मुश्किल है, कंट्रोल करना। मगर मैम जिस तरह मैं समझ रहा हूँ, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि अब लोगों की समझ में आ रहा है कि ये ट्री प्लांटेशन कितनी ज़रूरी है और इसको बेहतर वक्त इसके लिए यही है। हाँ, इसका रीजन ये है, सपोर्ट के साथ शुरू किया जाए। बिल्कुल, इसका रीजन ये है कि लोगों ने देखा कि लास्ट 2 to 3 इयर्स में हमारे यहाँ गर्मी की सतह पहले से कई ज्यादा बढ़ती गई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बारिशों के हालात, सर्दी गर्मी के हालात, सारी चीजें बड़ी डिस्टर्ब चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों ने, और फिर साथ साथ सिर्फ हम ही नहीं, गवर्नमेंट ने भी अपना रोल इसमें अदा किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ और तंजीम हैं, उन्होंने भी अपना एक रोल प्ले किया है और सबने पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से अब लोगों को समझ आती जा रही है कि ये दरख्त जिंदगी में कितनी बिल्कुल हमारा कितना बड़ा सरमाया है और कितना बड़ा सदका जारिया है। तो ये लोगों को अब समझ आता जा रहा है और आई होप कि इंशाल्लाह कुछ सालों में हमारा पाकिस्तान और ज्यादा हरा भरा हो जाएगा और लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी कि हम पहले किस तरफ जा रहे थे और अब हमारे लिए कितना अच्छा है कि हम प्लांटेशन पे तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं मैम। मैं आपकी बातों से ये सवाल निकलता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बात की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसे मजीद बात करें, क्योंकि आपको पता है कि ये वेस्टेज वाला जो इशू है, ये जो जिसे सिंपल लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कि हमारी आवाम को समझ आए कि जो कचरा है, ये कचरा इस कराची का, सिंध का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो मैम आप क्या समझती हैं कि इसका बेहतरीन सलूशन क्या है, या आप जिस तरह आपकी एनजीओ काम कर रही है और डिफरेंट लोग भी काम कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें सही चल रही हैं? तो इस बारे में आप थोड़ा बताएंगी। देखें, कचरे के हवाले से और वेस्टेज के हवाले से लोगों को मज़ीद, जिस तरह से देखें प्लांटेशन के हवाले से लोगों में वो अवेयरनेस नहीं थी, जब तक लोगों को बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया कि कितनी फ़ायदेमंद है और उसको काटना कितना नुकसान है। इसी तरह से कचरे को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए, इस हवाले से भी लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने किचन की जितनी भी वेस्टेज है, चाहे वो आलू प्याज के छिलके हों, चाहे वो किसी फ्रूट के छिलके हों, उनको हम किस तरह से रिसाइकल करके हम उनको पौधों के लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। या हमारी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, चाहे वो शॉपिंग बैग्स हैं, चाहे वो डेली बेसिस पर यूज़ होने वाली हमारी मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं या हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, तो उनको किस तरह से जो है रिसाइकल करके उनका कुछ ना कुछ बनाया जाए। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शो पीसेस बन रहे होते हैं उन चीज़ों से, और उनको जो है वो एक अलग उनका एक सेक्टर होना चाहिए जहाँ पर एक प्लास्टिक को आप मतलब रिसाइकल करके उसको एक नई शक्ल दे दें। मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहूँगा कि ये तो हम सेकंड स्टेप पे चले गए। ठीक है। एक आम खातून या आम घर में, मतलब घर वाले अगर वो वेस्टेज को रखते हैं अपने घर के बाहर, तो उसको उठाने वाला कोई नहीं होता। ये आपको भी मालूम है और ये मुझे भी पता है, ठीक है ना। और उससे पहली चीज़ ये है कि हमें खुद नहीं मालूम कि हमें वेस्टेज को कैसे रखना है। जी, मैंने आपको यही बताया भी। आपने भी देखा होगा, सॉरी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि वेस्टेज को रखने के, फेंकने के भी तरीके होते हैं कि उसमें जो है वो प्लास्टिक के आइटम अलग होते हैं, बॉक्सेस गत्ते अलग होते हैं, और ये खाना सब्जियां ये अलग होती हैं। तो इस सिलसिले में आपने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या आपने लोगों को समझाया है? जी, इस सिलसिले में हम अवेयरनेस प्रोग्राम हमने 1 या 2 किए हुए हैं, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन अब हम प्लांटेशन के बाद हम इस सेक्टर की तरफ जाना चाहेंगे कि हम किस तरह से कचरे को, अपनी वेस्टेज को रिसाइकल करें। तो रिसाइकल के हवाले से हमें बहुत जल्द हमारे सेशंस जो है वो परमानेंट बेसिस पे मंथ में 1 या 2 इस तरह से हम शुरू करेंगे, और स्पेशली हम अपने एरियाज से इन चीज़ों को ओन करेंगे कि हम हमारी कम्युनिटी में, हम हमारी बिल्डिंग्स में, हम हमारी सोसाइटीज़ में इस चीज़ को ओन करें कि भाई आप अपनी वेस्टेज में अपने जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल की वेस्टेज है उसको अलग, और गत्ते और प्लास्टिक उनको अलग करें। पहले तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि आप आया जो एक डस्टबिन के अंदर सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देते हैं, उससे कैसे बचा जाए। मैं अपनी बात करूंगी कि मैंने अब अपने घर में एक ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि मैंने एक छोटे छोटे बोरे रख दिए हैं,
Good. कि जिसमें मैं प्लास्टिक की बॉटल्स और गत्ते वगैरह मैं उसको अलग करती हूँ और मैं उसको अलग से एक जगह भिजवा देती हूँ कि जी ये चीज़ है, और वो डस्टबिन एक अलग होता है जिसमें मैं ये चीज़ें कर रही होती हूँ। अच्छा, मैंने अपने घर में जो प्लांट्स रखे हैं, मैं उनमें जो है वो अपने किचन वेस्टेज का पानी जो 2-3 दिन का होता है वो उसमें डाल रही होती हूँ, ताकि मेरे प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करें। तो ये चीज़ मैं अपने आप से ऑन करूँगी, तब मैं पब्लिक को उसका मैसेज दे सकती हूँ। बिल्कुल मैम। तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि अब जो है मेरा मेन फोकस होगा कि मैं इस चीज़ पे लोगों को लेके जाऊँ, ताकि हमारी ये अवेयरनेस भी आहिस्ता 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 पब्लिक के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि मैम जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है, और कराची की बात हम ना भी करें तो पूरे पाकिस्तान में हमें सुनने को मिलता ही है कि कचरा एक बहुत बड़ा इशू हमारा चल रहा है। लोगों को इस बात का, मेरे ख्याल में लोगों को इस बात की समझ नहीं है, या लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये कचरा जो है ये कचरा नहीं है एक्चुअल में। बिल्कुल। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र है कि अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोसेस कर लें, और इसको प्रोसेस करने में कोई हमें लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये छोटा सा प्रोसेस होता है, और इसको प्रोसेस करने के बाद इसमें बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो खाद तैयार हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। और वो खाद जो है वो हमारी फसलों के लिए और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत कितनी ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव है। तो मैम इतना कचरा निकलता है, और पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो अगर इसको सरकारी सतह पे या इसको जो है वो कोई एनजीओ वगैरह ओन कर ले, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा बिल्कुल। देखिए, रहेगा। हमें जो है ना, इसको मैंने कहा ना कि अब हमें इस पे काम करना चाहिए, और मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आएँ, इस तरफ काम करें। देखिए, हम हर चीज़ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर भी नहीं डाल सकते, हम स्वीपर्स पर भी नहीं डाल सकते कि भाई आज यहाँ सफाई नहीं हुई है, यहाँ इतनी सारे कचरे जमा हो गए, कचरा कुंडी हो गई है, ढेर हो गया। हम ये सारी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। प्लीज़ आप खुद अपने आप से इन चीज़ों को शुरू करेंगे तो ये चीज़ें जो है आगे जाके आपके यूथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, और ख़ुद आपके अपने लिए भी, इन्वायरमेंटल चेंज के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी ये तमाम तर चीज़ें। तो प्लीज़ आप अपनी जिम्मेदारियाँ किसी और पर डालने की बजाय आप लोग खुद इस जिम्मेदारियों को ऑन करें। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। और चलते चलते आप हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़ आप मैसेज दें। जी, सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये पैगाम दूंगी कि जश्न आज़ादी पे एक अहद कर लें कि आएँ, अपनी ज़िम्मेदारियों को ख़ुद ऑन करें और दूसरों की मदद करें, हर एक की ज़िंदगी को आसान बनाएं। जितना कुछ आपसे हो सके आप अपने पैसों से, आप अपनी जान से, आप अपने माल से जो भी किसी की हेल्प कर सकें, या 2 अल्फाज किसी को अच्छे बोल के उसका दुख दूर कर सकें, तो इस मैदान में ज़रूर आप अपना हिस्सा डालें। और मुखय्यर हजरात से मैं ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप आएँ हमारे इदारे में, हमारे साथ मिल के काम करें, ताकि हमारे कुछ ऐसे एम्स और एम्बिशंस हैं कि हम पब्लिक को सर्विस दे सकें और हम उन आवाम की खिदमत कर सकें। मैम आपका प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट सैयद उमर फिरोज़ और हमारी मेहमान सबीन मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।